is much more disputed. Okay, London, England. Okay, died on 31st March 1631 at the age of 59 in London only, England. Okay, his occupation was poet. He was a poet, priest, पुजारी भी रह चुके हैं एक चर्च के, लॉयर भी रह चुके हैं. नेशनैलिटी इंग्लैंड. आल्मा मीटर ही वॉज एजुकेटेड इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. जेनर्स मीन्स उन्होंने क्या क्या वर्क लिखे हैं. सेटायर लिखी है. सेटायर व्यंग होता है. लव पोइट्रीज लिखी हैं. एलिजीज शोक गीत एंड सरमन्स भाषण देना. ओके. सब्जेक्ट्स उनकी राइटिंग उनकी वर्क्स का सब्जेक्ट क्या रहा है. लव, सेक्सुअलिटी, रिलीजन एंड डेथ. लिटरेरी मूवमेंट किस लिटरेरी मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज़ मेटाफिजिकल पोइट्री. मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है एक्चुअली. मेटाफिजिकल पोइट्री में चलो थोड़ा सा जान लेते हैं कि जिस जेनर को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में जानना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द वर्ड मेटाफिजिकल अप्लाइड टू Dunn and his followers refers to their conception of an unified universe where all things physical and spiritual are related. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये ना फिज़िकल जो वर्ल्ड हमको दिखता है और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो दिखता नहीं है, फिज़िकल एंड स्पिरिचुअल, वो क्या है, एक तरह से यूनिफाइड है. वो एक तरह से उन दोनों के बीच में एक बड़ी ही यूनिक सी यूनिटी देखते हैं और उस यूनिटी को कंपेयर करते हैं अपनी पोइट्रीज़ में बड़ी ही अजीब व गरीब चीज़ों से. तो दैट नीड्स अ वेरी विट, बहुत इंटेलिजेंस चाहिए उस कंपैरिजन को समझने के लिए. तो दैट थिंग इज़ इन हिज पोइट्री. तो इस तरह की पोइट्री को बोलते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री, जिसमें कि कंपैरिजन होता है फिज़िकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में. एक ऐसे एग्जाम्पल लिए जाते हैं that is generally very witty. Okay. Between them the most concrete object being in some way an image of the most spiritual. अब इसमें क्या होता है मेटाफिजिकल पोइट्री में, सिमिलरिटी किस तरह की होती है. बिटवीन देम, ओके, बिटवीन देम स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअल और फिज़िकल वर्ल्ड के बीच में किस तरह की सिमिलरिटी है. मोस्ट कॉन्क्रीट मतलब जो दिखने वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इन सेम वे एन इमेज ऑफ मोस्ट स्पिरिचुअल, वो एक तरह से इमेज होते हैं मोस्ट स्पिरिचुअल मीन जो हमें दिखता नहीं है, आध्यात्मिक जो वस्तु है उसकी एक तरह की वो इमेज होते हैं. ओके. सो फॉर इंस्टेंस द पोएम प्रेजेंटेड इन हिज स्टडी गाइड द फ्लिया, एक उनकी जो स्टडी गाइड में एक पोएम है, इसमें फ्लिया क्या होता है. फ्लिया एक मक्खी होती है छोटी सी. ओके. दैट हैड सक बोथ लवर्स का, जो दो लवर्स होते हैं उनका ब्लड सक करती है. ओके. अब वो फ्लिया क्या बन गई है, उनकी इंटेलिजेंस देखो, कंपेयर क्या किया है. इज़ द टेम्पल ऑफ यूनियन, एक टेम्पल है किसका, यूनियन, मतलब दोनों लवर्स के यूनियन का टेम्पल बना दिया गया. तो एक बड़ी स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी लाई है. स्ट्राइकिंग मतलब एक तरह से कंपैरिजन किया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ही, मतलब दिमाग एक बार घूम जाए, चकरा जाए कि ये कैसा है, लेकिन वो होता सही है. तो इस तरह का मतलब कंपैरिजन होता है इनकी पोइट्रीज़ में. द कंपास ऑफ वैलिडिक्शन इज़ एन इमेज. वैलिडिक्शन इनकी एक पोइट्री है. ओके. उसमें क्या होता है, कंपास को कैसे करते हैं, कंपेयर करते हैं. इज़ एन इमेज ऑफ द हाई डिग्री ऑफ लव बिटवीन अ मैन एंड हिज वाइफ. अब वो अपनी वाइफ को तो कहते हैं कि यू आर लाइक वन निडल ऑफ द कंपास एंड आई एम लाइक अनदर निडल ऑफ द कंपास. तो तुम यहाँ रहोगी, मैं घूमूंगा कहीं, चाहे जहाँ भी जाऊँगा, लेकिन आना मुझे लास्ट में फाइनली पूरी दुनिया घूमूंगा, तो फाइनली मेरा यूनियन यहीं पे आना है. तो इस तरह से अपनी वाइफ और अपने बीच में कंपैरिजन, यूनिटी स्टेबलाइज करते हैं वैलिडेक्शन की. वो भी बड़ी स्ट्राइकिंग है. सो इस तरह की इनके कंपैरिजन्स हैं. गॉड इन अ होली सोनेट इज़ कम्पेयर टू ब्लैक स्मिथ. गॉड एक होली सोनेट है, उसमें भी कंपेयर किया गया है ब्लैक स्मिथ. द प्रोज ऑल्सो यूजेस मेटाफिजिकल इमेज. इनके प्रोजेस में भी मेटाफिजिकल इमेजरी जो एग्जाम्पल्स दिए भी इस तरह से होती है. ओके. अब इनकी प्रोज राइटिंग में भी, प्रोज मतलब क्या होता है, पोइट्री से हटकर एसेज वगैरह, नोवेल्स वगैरह, वो होते हैं प्रोज राइटिंग. ओके. Metaphysical imagery, the unity of mankind is like consistent meditation
जो इनका एक प्रोज है उसमें इस तरह की इमेजरी यूज हुई है। द यूज़ ऑफ इमेजरी रिक्वायर्स विट। हाँ, अभी एक चीज़ आ गई, क्या क्या चाहिए इस इमेजरी को, हर कोई यूज़ नहीं कर सकता है। दिस टाइप ऑफ यूज इमेजरी रिक्वायर्स विट। ओके, इमेजरी रिक्वायर्स विट, इंटेलिजेंस। विट मतलब एक तरह से एक ऐसी विट क्या होता है कि माइंड की क्वालिटी होती है एक क्विक एंड शॉर्ट रिमार्क किसी चीज़ के बारे में निकालने का, एक रिमार्क निकालने की एक तरह से क्वालिटी होती है। दैट इज़ अ मेंटल एबिलिटी टू जॉइन आइडियाज़ एंड ऑब्जेक्ट। ये क्या, अब यहाँ पे क्विकली किसी एक तरह की मेंटल एबिलिटी विच कैन क्विकली जॉइन द आइडियाज़ एंड ऑब्जेक्ट अपरेंटली डिसिमिलर एंड अनरिलेटेड। वो हमें डिसिमिलर दिख रहे होते हैं ऊपर से और अनरिलेटेड होती हैं, लेकिन ये विट इंटेलिजेंस जो होती है वो फटाफट से उनके बीच में भी कनेक्शन निकाल लेती है। दैट इज़ कॉल्ड विट। द फाइंडिंग ऑफ विट, द डिस्क्लोजर ऑफ सिमिलरिटी इन डिसिमिलर इज़ कॉल्ड मेटाफिजिकल कंसीट। ये जो इस तरह के जो एग्जाम्पल, कंसीट मीन्स एग्जाम्पल होता है, इस तरह के जो मतलब कि सिमिलरिटी कंपैरिजन जो होते हैं, सिमिलरिटी फाइंड आउट करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, मेटाफिजिकल कंसीट। ओके, विच इज़ रियली अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। डिस्टिंक्टिव मीन्स अनसेपरेबल फीचर है मेटाफिजिकल पोइट्री का। ओके, so clear with the concept of metaphysical poetry. Metaphysical poetry is then characterized by the predominance of intellect. Metaphysical poetry में क्या होता है, मेन कैरेक्टर्स predominance में dominant होता है intellect. Intellect means बुद्धि। Yet what the intellect seeks to express is passion. लेकिन फिर भी intellect क्या express करता है, is passion, फीलिंग्स एंड इमोशंस। इन्हीं को इंटेलेक्ट एक्सप्रेस करता है। इंटेलेक्ट तो होता है लेकिन वो पैशन, फीलिंग्स और इमोशंस को ही एक्सप्रेस करता है। ओके, फॉर इंस्टेंस इन द फेमस कंपास इमेज ऑफ वैलिडिक्शन, द माइंड इज वेरी मच एट वर्क बट इज एट वर्क विद एन एनालॉजी ऑफ डीप फीलिंग। वैलिडेक्शन में जो कंपास की इमेज जो इसने जो जॉन डन ने क्रिएट करी थी कि कंपास क्या होते हैं, 2 नीडल्स हो गए हम, ये वाइफ हो गई, ये हस्बैंड हो गया। ओके, तो इसमें ये कंपेयर बहुत इंटेलिजेंस तो है, लेकिन ये क्या है, ये कहाँ तक ही, ये सिर्फ एक इसमें एक डीप फीलिंग्स, इमोशंस से ये जुड़ा हुआ है। ये एग्जाम्पल में माइंड तो वर्क कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने इमोशंस को नेगलेक्ट किया है। इट इज़ मच मोर कनेक्टेड विद द इमोशंस। ओके, द माइंड ऑफ मेटाफिजिकल पोएट इज़ नॉट ट्राइंग टू बिल्ड एन इंटेलेक्चुअल व्यू ऑफ यूनिफाइड यूनिवर्स। मेटाफिजिकल पोएट का माइंड उस पर फोकस नहीं करता है कि हमें एक यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है उसमें एकता स्थापित करनी है। नो, in the uses of unity of all the things to express this passion and emotions। क्या एक्सप्रेस करने के लिए वो पूरी इंटेलिजेंस और विट का यूज़ किस लिए करते हैं, टू एक्सप्रेस देयर पैशन, अपना पैशन, अंदर के इमोशंस और पैशंस को एक्सप्रेस करने के लिए ही यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेटाफिजिकल पोइट एंड मेटाफिजिकल कंसीट। मेटाफिजिकल कंसीट क्या होगी, मेटाफिजिकल एग्जाम्पल जो दिए जाते हैं वो। अब आते हैं जॉन डन के बारे में। जॉन डन जो मेटाफिजिकल जेनर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, अब इनके बारे में हम जानते हैं। Now John Donne's life can be clearly divided into 3 phases. As a young man, he was very much the Elizabethan type. As a young man, he was very much Elizabethan type. किस तरह से थे, he was man about town, hungry for love, for knowledge and for action. Elizabethan age में क्या था, they were writing romantic works, they were hungry for knowledge and for action. Okay, Ulysses और ये सब पोइट्रीज जो आती हैं इसी एज में। He was a man about town who also read eagerly all fields of knowledge and took part enthusiastically in military expeditions in Spain and Azores. He was charming. He was a man about town who had
eagerly read in all fields of knowledge. वो एक ऐसा मैन था उस शहर का जिसने बड़ी ही ईगरली मीन्स बड़ी ही ईगरली मतलब अधैर्यता के साथ सारी नॉलेज की सारी फील्ड्स बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल मैन था. ओके, एंड टुक पार्ट एंथुजियास्टिकली इन मिलिट्री एक्सपेडिशंस, और एंथुजियास्टिकली बहुत ही उत्साह के साथ मिलिट्री एक्सपेडिशंस जो भी होते हैं उनमें पार्टिसिपेट किया था स्पेन और एजोर्स के. ही वॉज चार्मिंग, फुल ऑफ नॉलेज, इंटेलिजेंस, विट, एंड had all the reasons in the world to expect success at court and promotions in civil services under Elizabeth. He has all the qualities to get success in courts and promotion in civil service under Elizabeth. क्वीन एलिजाबेथ के अंडर में उसको कोर्ट और जो भी सिविल सर्विसेज थे उसमें एडवांसमेंट मिले, इसके लिए उसके अंदर पूरी क्वालिटीज़ थी. ओके, ड्यूरिंग दैट पीरियड ही रोट अ ग्रेट नंबर ऑफ वर्स. उस पीरियड में उसने बहुत सारे वर्सेस भी लिखे थे. वर्स मीन्स पोइट्री. ओके, letters to friends, satires and sensual love lyrics. The Flia belongs to this time. इस एज की उसकी एक पोइट्री है फ्लिया, बहुत ही फेमस पोइट्री है, लव पोएम है. ओके, इसमें ऑफ कोर्स मेटाफिज़िकल है, जो भी एक्सप्लेन किया मैंने, मेटाफिज़िकल पोइट्री है. ओके, नेक्स्ट फेज़ उसकी जब आती है जॉन मिल्टन की, वो है 1601. When he was 29 and hopeful secretary to one of the ministers of Elizabeth, जब वो 29 एज का था और सेक्रेटरी था एलिजाबेथ के कोर्ट में, तब उन्होंने क्या किया, एलॉप्टेड, भाग गए, विद एनेमोर के साथ भाग गए. 16-year-old डॉटर ऑफ प्रोमिनेंट मैन ऑफ ट्रीट एंड फॉर्च्यून. बहुत ही प्रोमिनेंट मैन, बहुत ही प्रभावशाली मैन थे. ट्रीट एंड फॉर्च्यून, पैसों के मामले में ही वॉज इकोनॉमिकली वेल मैन. ओके, उनकी बेटी के साथ भाग गए. अब उसके बाद क्या हुआ, इनकी लाइफ में बहुत सारा रुइन किया उनके फादर ने. हर फादर हैड डन इम्प्रिजन. उसके फादर ने, एनेमोर के फादर ने उनको जेल में डलवा दिया, डन को. रुइन ऑल द होप्स ऑफ एडवांसमेंट एंड कोर्ट में आगे बढ़ने की सारी उम्मीदें उनकी ख़त्म कर दी. एंड डिडंट, और कभी भी फाइनेंशियली उनको हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं किया. फॉर द नेक्स्ट 15 years डन एक्सपीरियंस्ड ओनली प्रिविशन एंड हार्डशिप. नेक्स्ट 15 years में उन्होंने एक तरह से प्राइवेटाइजेशन, अकेलापन और मेहनत ही फेस की. चैरिटी ऑफ, और वो किस पर डिपेंड रहे, अपने फ्रेंड्स की चैरिटी पर डिपेंड रहे. ओके, अपनी लाइवलीहुड के लिए. नेक्स्ट जो उनकी नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इन हिज लाइफ, मतलब ये पीरियड जो उनका था बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से भरा हुआ था और उनकी फैमिली भी ग्रो कर रही थी. ही रोट अ पम्फलेट ऑन मोरल जस्टिफिकेशन ऑफ सोसाइट बाय थैनाटोस. इन्होंने एक पम्फलेट लिखा जिसमें उन्होंने मोरली जस्टिफाई करने की कोशिश की सोसाइट को, कि सोसाइट एक सही फैसला है. एंड अदर 2 रिलीजियस क्वेश्चंस मच डिबेटेड एट द टाइम. और जो और क्वेश्चंस थे जो रिलीजन से रिलेटेड थे, धर्म से रिलेटेड थे, जो उस समय में बहुत कंट्रोवर्सी में थे, उन पर भी कुछ इन्होंने पम्फलेट्स लिखे. ही ऑल्सो रोट सम ऑफ हिज मोस्ट ब्यूटिफुल लाइन्स ऑफ लव पोइट्री which are usually thought to have been addressed to his wife. बहुत सारी लव पोइट्रीज़ लिखी जिसको लगता है कि उन्होंने अपनी वाइफ को एड्रेस किया हुआ है उस पोइट्री में. A valediction belongs to this period. valediction है, the young rake had become a husband in love with wife. ये valediction पोइट्री में होता क्या है एक्चुअली, वो डिस्क्राइब किया गया है. I think described many times. इसमें क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ को एक कंपास से कंपेयर किया जाता है. नेक्स्ट थर्ड फेज़ जो उसकी जॉन डन की आती है वो 1615 में आती है. किंग जेम्स वन, हिज एडमायरर, प्रेशराइज्ड टू हिम टू टेक ऑर्डर्स ऑफ एंग्लिकन चर्च. अब एंग्लिकन चर्च के ऑर्डर्स को लेने के लिए किंग जेम्स वन ने उनको प्रेशराइज़ किया. ओके, फ्रॉम देन डन डिवोटेड हिज एफर्ट्स टू डिवोशनल राइटिंग्स. फिर उन्होंने अपनी राइटिंग्स को एक नया टर्न दिया, वो डिवोशनल राइटिंग्स में चले गए.
होली सोनेट्स लिखी जिसमें कि ला कोरोना फेमस है, सीरीज़ फेमस, एक सीरीज़ है ला कोरोना। मेडिटेशन सरमन्स। ही लॉस्ट हिज वाइफ इन 1617 में वाइफ की डेथ हो गई। एंड weary of all worldly ambitions devoted himself entirely to the sacred duty, और फिर उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को पवित्र sacred duty जो है चर्च की उसमें लगा दिया। In 1621 he was nominated Dean of St. Paul Cathedral, वहाँ पे सेंट पाउल कैथेड्रल चर्च है जो, उसके वहाँ पे डीन बना दिए गए, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एंड डॉक्टर डन, उनको डॉक्टर डन की उपाधि भी मिल गई। ओके ही वॉज ऑलमोस्ट फेमस प्रीचर एट हिज टाइम, अपने टाइम के वो बहुत फेमस प्रीचर, शिक्षक बन गए। ओके डन सेक्युलर एंड रिलीजियस पोइट्री हैड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश इट्स शार्पली फ्रॉम द पोइट्री ऑफ द टाइम। जज डन की जो पोइट्री थी सेक्युलर थी और रिलीजियस थी, जो कि उनको उस समय की पोइट्री से बिल्कुल ही अलग करती थी। ही हैड अ ग्रेट नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑफ हिज टेक्निक, उनकी जो पोइट्री की टेक्निक थी उसको फॉलो करने वाले भी बहुत थे। द मोस्ट फेमस ऑफ हुम वर हर्बर्ट थे जो उनके फॉलोअर्स थे उनकी टेक्निक के, उनमें आते हैं सबसे पहले हर्बर्ट का नाम आता है, देन क्रैशॉ एंड वैगन, मार्वल, ये सारे इनके फॉलोअर्स थे, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे जॉन डन से। जॉन डन टाइप ऑफ पोइट्री फ्लोरिस्ड अंटिल रेस्टोरेशन तक इनका एज चला था। एक ओके इसको एक मेटाफिजिकल पोइट्री हम कहते हैं। ओके मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है, दैट आई हैव एक्सप्लेन वेरी वेल। ओके सो लेट्स कम ओवर टू द पोइट्री। Go and Catch a Falling Star. This is a song you can say by John Donne. John Donne is saying, go and catch a falling star. You can go and catch a falling star. Okay. Get a child with mandrake root. Mandrake root क्या होता है कि ऐसा दिखता है, नीचे से वो प्लांट होता है, उसकी जो रूट्स होती हैं ऐसा लगता है कि किसी वुमेन का ये नीचे वाला पार्ट है। So he is saying, go and get a child from mandrake root. Okay. Tell me where all the past years are. और क्या करो? Tell me where all the past years are. और मुझे ये बताओ कि बाकी के जो बीते हुए साल गए कहाँ चले गए हैं, वो कहाँ रह रहे हैं, जो past years हैं। और who cleft the devil's foot. और जो राक्षस होते हैं उसके पैरों को किसने क्लेफ्ट मतलब दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड करना, राक्षस के पैर मान जाते हैं फटे हुए से होते हैं, तो किसने उसको किया है। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, या फिर मुझे मरमेड कैसे गाना गाती है, उसको वो क्या गाती है वो सिखा दो तुम। ठीक है, अब ये इम्पॉसिबल से थिंग्स जो होती हैं उनकी लिस्ट बता रहे हैं। ओके ये एक तरह से एग्जैगरेशन हो गया। ओके तो और क्या क्या हो सकता है। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, मरमेड कैसे गाती है वो मुझे सिखा दो। और कीप्स ऑफ एनवी स्टिंगिंग, या फिर क्या करो, एनवी क्या होते हैं, ईर्षा की जो स्टिंग्स होती है, जो ईर्षा की जो जलन होती है उसको दूर कर दो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी मनुष्य के इंसान अंदर से ईर्षा चली जाए। एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, और ये पता कर लो कि व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस, कौन सी हवा आगे बढ़ाती है आगे ऑनेस्ट माइंड को, एक ऑनेस्ट इंसान का जो माइंड होता है उसको कौन सी हवा आगे बढ़ाती है ये पता कर आओ। ओके इफ़ दाउ बीस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट, अगर तुम पैदा हुए हो, बीस्ट बॉर्न पैदा हुए हो, टू स्ट्रेंज साइट कुछ अजीब सी चीज़ें देखने के लिए जो नॉर्मली नहीं देख सकता है कोई, तुम उन सब चीज़ों को भी देखने में सक्षम हो। थिंग्स इनविजिबल टू सी, ऐसे स्ट्रेंज साइट्स के लिए पैदा हुए हो जो कि इनविजिबल हैं उनको भी देख सकते हो। और
या फिर अब पहले स्टैंजा पे उन्होंने एक इम्पॉसिबल सी लिस्ट पकड़ाई, अब इसमें भी ये क्या कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसे स्ट्रेंज साइट्स को देखने के लिए पैदा हुए हो या इनविजिबल थिंग्स को देख सकते हो, राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स, और क्या कर सकते हो, 10,000 दिन और रात तुम राइड कर सकते हो, घोड़ा चला सकते हो, घोड़े पर बैठ के राइड कर सकते हो। टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, तब तक चलाओ जब तक तुम्हारे सिर के बाल क्या हो जाए, वाइट हेयर्स। टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, तब तक जब तक उम्र एज स्नो वाइट ना कर दे हेयर्स तुम्हारे जो ऊपर है उनको। ओके, नेक्स्ट दाउ, व्हेन दाउ रिटर्न्स, फिर भी जब तुम वापस आओगे, विल्स टेल मी, तुम यही मुझे कहोगे, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफॉल दी, तुम्हारे सामने जो भी स्ट्रेंज तरह अजीब व गरीब वंडर्स, आश्चर्य जो अजूबे तुम बिफॉल मीन सामने जो तुम्हारे पड़े, तुमने देखा उन अजूबों को, एंड स्वेयर्स, उन सब अजूबों को बताओगे और स्वेयर करोगे, कसम खाओगे, नो वेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, कि कहीं भी एक ऐसी औरत नहीं रहती है जो ट्रू भी हो, सच्ची भी और फेयर भी हो, सुंदर भी हो। ओके, सो ये कह रहे हैं कि वुमेन हमेशा इनकन्सिस्टेंट ही होती है, चाहे जितना ही तुम ढूंढ के आ जाओ, कितनी ही स्ट्रेंज चीज़ें कर लो, लेकिन यू विल नेवर फाइंड अ वुमन हु इज़ बोथ ट्रू एज वेल एज फेयर। ये इनका मेन मोटिव है इतने सारे हाइपरबलीज एल्यूजन्स को ले आने के लिए। इफ़ दाउ फाइंडेस्ट वन, अगर तुमको एक मिल भी जाए, लेट मी नो, मुझे बताओ, सच अ पिलग्रिम वेयर स्वीट वर स्वीट, ऐसा पिलग्रिमेज होगा, जो ऐसा जो तीर्थ स्थल होगा, पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्री जो होते हैं उनको कहते हैं पिलग्रिम्स, और जो यात्रा करके जहाँ तीर्थ स्थल पर पहुँचते हैं वो पिलग्रिमेज, ऐसा तीर्थ स्थल वर स्वीट बहुत ही सुंदर होगा। ये डू नॉट, आई वुड नॉट, लेकिन फिर भी आई वुड नॉट, मैं नहीं बिलीव करूँगा, डू एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, लेकिन क्यों नहीं बिलीव करूँगा, कि जैसे ही हम नेक्स्ट डोर पर दूसरे दरवाजे पर हम मिलेंगे, डू शी वर ट्रू, हालांकि वो सही रहेगी, व्हेन यू मीट हर एट लास्ट टाइम जब उससे तुम मिलोगे, हालांकि वो सही थी, बट टिल यू राइट योर लेटर, जब तक तुम लेटर लिखोगे अपने फ्रेंड को कि आई हैव फाउंड अ ट्रू वुमन, येट शी वुड बी फॉल्स, वो फॉल्स हो जाएगी। ओके, तो इनका टोटल कहने का मतलब है कि तुम कहीं भी एक ट्रू और ब्यूटीफुल वुमन नहीं पा सकते हो। ओके, विल बी फॉल्स एर आई कम टू अ ट्री, जब तक मैं आऊँगा वो फॉल्स हो गई होगी, कितनों के लिए, 2 या 3 के लिए, 2-3 लोगों के साथ वो धोखाधड़ी कर ही चुकी होगी। So this is the complete motive of the all exaggerations or hyperboles of the poet given in the poetry, that nowhere lives a woman true and fair. You can go and catch a falling star, एक आसमान से गिरता हुआ जो स्टार है उसको कैच कर सकते हो, but you cannot get a woman who is true as well as fair.